अस्सलाम वालेकुम। आदाब। फरहाद प्रोडक्शन की पॉडकास्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज चारशंबा है, जून की 26 तारीख। उर्दू तारीख में मगरिब के साथ ही 20 ज़ुल्हज की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9:30 बज रहे हैं। सऊदी अरब में शाम के 7, जबकि लंदन यूके में वक्त हुआ है शाम के 5 बजे। आज के पॉडकास्ट न्यूज में बात करेंगे गजा जंग की ताज़ा सूरत हाल, इसराइली हमले में अपनी बहन की शहादत पर हमास सरबराह इस्माइल हानिया का रद्द-ए-अमल। साथ ही जानेंगे बैतुल्लाह की चाबी के नए मुहाफिज कौन है, उनके बारे में। इसके अलावा हिंदुस्तान की लोकसभा के नए स्पीकर ओम बिरला कैसे बने और इस दौरान किसने क्या क्या अहम बातें कही। असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल भी जानेंगे। साथ ही एमआईएम सुप्रीमो की जबान काटने वाले के लिए इनाम किसने रखा, इस पर भी बात होगी। शहर हैदराबाद में मुसलसल हो रहे कत्ल की वारदातों पर भी बात करेंगे। साथ ही तेलंगाना की अहम सियासी सरगर्मियों पर भी डालेंगे नजर। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और गजा जंग के बारे में। गजा से बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमास सरबराह की बहन इसराइली बमबारी में फौत हो चुकी है। इसराइली फिजाई हमले में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की बहन जहरा हानिया और दिगर मुतादिद रिश्तेदार की मौत ने हलचल मचा दी है। दरअसल इसराइल ने 3 एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन जहरा हानिया और उनके ख़ानदान के मजीद अफराद समेत 24 अफराद शहीद हो गए। बताया गया है कि इसराइली टैंकों ने रफा के अंदर इलाकों में आगे बढ़ते हुए कई मकानात को बमबारी में तबाह कर दिया। गजा शहर के 2 स्कूलों पर बमबारी की गई, जिनमें 14 अफराद शहीद हुए, जबकि तीसरा हमला अल-शाती कैंप में एक घर पर किया गया, जिसमें हमास सरबराह की बहन और दिगर रिश्तेदार मुक़ीम थे। अपनी बहन की शहादत पर हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने पैगाम जारी करते हुए अज़म व इस्तक़लाल का मुज़ाहरा पेश किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन की शहादत जंग के दौरान शहीद होने वालों के काफिलों में एक और नाम है। अगर मुजरिम काबिज दुश्मन सोचता है कि वो ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और हमारे ख़ानदान के कत्लेआम से हमारा मौक़िफ़ तब्दील कर देगा, तो ये इसकी भूल है। इस्माइल हानिया ने गजा और फ़लस्तीन के हर शहीद को अपने ख़ानदान का मेंबर बताया। उन्होंने मज़ीद कहा कि शोहदा का खून हमसे मुतालबा करता है कि हम समझौता ना करें, मफाहमत ना करें, कमज़ोरी या मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि पूरे अज़म के साथ अपने रास्ते पर गामज़न रहें। एक और ख़बर वर्ल्ड न्यूज़ से सऊदी अरब की है, जहां बैतुल्लाह के नए मुहाफिज का ऐलान किया गया है। दरअसल सऊदी हुकूमत ने साहबी रसूल उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 190वें जानशीन और खाना काबा के 190वें सरपरस्त शेख सालेह अल शिबा के इंतकाल के बाद खाना काबा के नए कलीद बरदार यानी चाबी रखने वाली शख्सियत का ऐलान कर दिया है। अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शिबी अब खाना काबा के नए चीफ और कलीद बरदार होंगे। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्हें बैतुल्लाह की चाबी सौंपते हुए दिखाया गया है। अपनी तकर्री पर अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शिबी ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे खादिम हरमैन शरफैन और वली अहद की हुकूमत के तहत इस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाबी अता फरमाए। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की अहम खबरों। बड़ी खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से आई है, जहां कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की इजाज़त का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट ने कॉलेज के अहाते में हिजाब बैन के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कॉलेज के हिजाब बैन के फैसले को सही ठहरा दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेजेस में रूल्स के मुताबिक ड्रेस कोड लागू रहेगा, यानी अब स्कूल के बच्चे हिजाब या बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज के कैंपस में एंट्री नहीं कर पाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के चेंबूर में मौजूद आचार्य मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के तौर पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी।
हिजाब बैन को कॉलेज की 9 गर्ल्स स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में दावा किया गया था कि हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। वहीं कॉलेज की जानिब से हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में इन इल्ज़ामात पर कहा गया कि कॉलेज का किसी भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स पर कॉलेज में एक जैसा रूल लागू होगा। सेंटर में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए अलायंस बन गई है और स्पीकर को लेकर जो रस्साकशी जारी थी वो भी आज खत्म हो गई है। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ही लोकसभा का नया स्पीकर बनाया गया है। आज होने वाली 22 वोटिंग के दौरान कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए। ओम बिरला के स्पीकर मुंतखब होने के बाद जहां पीएम मोदी ने उठकर ओम बिरला को मुबारकबाद दी, तो वहीं नए लीडर ऑफ अपोजिशन बने राहुल गांधी भी ओम बिरला के पास पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में हाथ मिलाते हुए भी देखे गए। इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ओम बिरला को अपनी कुर्सी तक छोड़ने आए। ओम बिरला के इंतखाब पर पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की, तो वहीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने नए स्पीकर से दरख्वास्त की कि वो अपोजिशन के अरकान को भी बराबर बोलने का मौका देंगे। I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. इसके बाद जब तमाम अरकान ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए तकरीर कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ओम बिरला पर तंजिया तीर चलाए। उन्होंने मारे खेस अंदाज में कहा कि लोकसभा का पूरा सिनारियो चेंज हो चुका है। अब स्पीकर मेंबरान पार्लियामेंट को निष्कासित यानी ऐवान से सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं दोहराएं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। इसी तरह हैदराबाद से फिर एक बार रुकन पार्लियामेंट बने असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा के स्पीकर बनने पर ओम बिरला को मुबारकबाद दी और कहा कि छोटी पार्टियों को भी आवाज उठाने का मौका दिया जाएगा। इस बात की हम उम्मीद करते हैं। ये मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर। अगली खबर है लोकसभा में नए स्पीकर इंतखाब की। ये तो चंद अहम खबरें थे। अगली खबर की हम जो बात करते हैं इसमें एक बड़ी खबर है जो हेडलाइंस बनी हुई है। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की हल्फ लेते हुए जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा लगाने की खबर। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन का नारा लगाने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई लीडरों ने इस पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए जहां असदुद्दीन ओवैसी को दोबारा हल्फ लेने या उनकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर देने की डिमांड रख दी और सदर जमहूरिया से शिकायत भी की है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे ने एक कदम आगे बढ़कर शर्मंगेज बयान दे दिया। राणा ने मीडिया से बात करते हुए खुलेआम ऐलान किया कि असद ओवैसी के बीच चौराहे पर जबान काट देना चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो वो उस शख्स को इनाम देंगे। सीबीआई बदनाम कर रही है, मैं भी बेकसूर और सिसोदिया भी बेकसूर है, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। लिकर पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को रस्मी तौर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत के दौरान केजरीवाल ने करीब 1 मिनट तक अपना मौक़िफ़ रखा। इस दौरान उन्होंने अपने आप को बेकसूर करार दिया। वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून 2024 को निचली अदालत ने जमानत दी। अब सीबीआई को दिल्ली के सीएम की ज़रूरत क्यों है, वो इंतज़ार क्यों कर रहे थे? सीबीआई कह रही है कि उनके पास कंटेंट था, फिर पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहरहाल अभी इस पर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि केजरीवाल को जमानत कब मिलेगी।
उधर उनकी वाइफ सुनीता ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार वो अरविंद केजरीवाल की जमानत मुस्तरद कर दिए जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये तो रही अहम नेशनल न्यूज। अब आइए रुख करते हैं हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरों पर। पिछले एक हफ्ते के दौरान हैदराबाद में लगातार हो रही कत्ल की वारदातों से सनसनी मची हुई है। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात में दुकानों के बंद करने की टाइमिंग को लेकर सख्ती की। पुलिस चेकिंग की, स्पेशल व्हीकल चेकिंग भी की, कई गाड़ियों को पकड़ा, जब्त किया और काउंसलिंग भी की। लेकिन इन सब के बावजूद कत्ल की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में कत्ल हुआ है। कत्ल के इस वाक़े के पीछे लव एंगल बताया गया है। खबर है कि एक नौजवान बेगमपेट के इलाके पाटीगड्ढा में रहता था, जिसे कुछ लोगों ने मिलने के बहाने बुलाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाले 6 मुलजिमीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया है। लोगों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि दुकानों, होटलों या पान शॉप्स को सख्ती से एक टाइम तो बंद करवा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कत्ल की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। समाजी शख्सियात का भी कहना है कि पुलिस को इसके साथ साथ नशावर चीज़ों के इस्तेमाल पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कत्ल की वारदातें नशे की हालत में या नशे का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने ही की है। हैदराबाद के नरिडमेट से एक और क्राइम की न्यूज़ सामने आ रही है, जहां 5 नौजवानों ने गांजे के नशे में एक नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की मुलाकात मुलजिमीन में से एक कॉमन फ्रेंड से हुई। उन्होंने उसे गांजा कंज्यूम कराया और फिर मुबैना तौर पर हालात नशे में होने पर उसके साथ मारपीट की और ज़्यादती की। मुतासरा नाबालिग ने हालांकि अपनी माँ से इस वाक़े को छुपाया, ताहम माँ ने लड़की के रवैये में तब्दीली को देखा और उससे बार बार पूछताछ की, जिसके बाद इस मुतासरा लड़की ने अपनी माँ को पूरा वाक़या सुनाया। बाद माँ ने इसकी इत्तला खाचीगुड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने इस केस में शामिल 5 मुलजिमीन का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इस केस में भी गौर कीजिए, नशे की वजह से यह क्राइम हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि शहर हैदराबाद को नशावर चीज़ों से पाक कर देना कितना ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तेलंगाना की दीगर अहम खबरों की। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस डी विजय सेन रेड्डी ने बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ साल 2011 में हुए रेल रोको वाक़े से मुताल्लिक़ दर्ज केस की जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी करके दरख्वास्त में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया, जबकि इस मामले की अगली समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2011 में तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुए रेल रोको मुजाहरे से मुताल्लिक़ है, जबकि केसीआर ने मुबैना तौर पर रेल सर्विस में रुकावट डालने का नारा दिया था। मौला अली रेलवे स्टेशन पर हुए इस वाक़े की वजह से केसीआर के कविता और दीगर पर दंगा भड़काने, गैर कानूनी तरीके से जमा हो जाने, जबकि सरकारी मुलाजमीन के काम में रुकावट डालने समेत कई जराइम के इल्ज़ामात लगाए गए थे। बीआरएस लीडरों के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से सियासी हलचल बढ़ गई है। अब ऐसे में पार्टी सदर केसीआर ने बीआरएस पार्टी के लीडरों के साथ मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, क्योंकि गुलाबी पार्टी का फ्यूचर रोशन है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के मरकुक मंडल में अपने एरावली फार्म हाउस में एमएलएस के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में साबिक वजीर टी हरीश राव समेत करीब 10 एमएलएस शामिल हुए। हालांकि काबिल गौर बात यह है कि दीगर 21 एमएलएस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। खास बात यह भी है कि हाल ही में 2 एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और बी संजय कुमार बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। ताज़ा वाक़यात पर केसीआर ने अपने एमएलए से कहा कि वो पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के फैसले को संजीदगी से ना ले। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार के दौरान भी इस तरह के हालात देखे हैं। उधर जगतियाल से बीआरएस एमएलए संजय कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर एमएलसी टी जीवन रेड्डी के नाराज रहने के बाद डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार
IT मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू और दीगर ने उन्हें मनाने के लिए उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। बता दें कि सीनियर कांग्रेस लीडर ने मुबैना तौर पर इस मुद्दे पर MLC के तौर पर इस्तीफा देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। इस दौरान खबर है कि कांग्रेस हाईकमांड ने नाराज चल रहे कांग्रेस MLC टी जीवन रेड्डी को मुतमईन करने और MLC ओहदा छोड़ने से रोकने के लिए दिल्ली बुलाया है। शहर हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक शख्स ने दरिंदगी की हद पार करते हुए 14 साला दलित लड़के की इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि लड़के ने उस शख्स के घर से अनार तोड़ा था। हद तो ये रही कि इस शख्स ने नाबालिग लड़के को रस्सी से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने इत्तला देते हुए बताया कि यह वाकया 22 जून को शाबाद मंडल के कीसाराम गांव में पेश आया था। पिछड़े तबके से आने वाले नाबालिग लड़के ने एक घर लगे अनार के पेड़ से दीवार कूदकर अनार तोड़ा था। उनके मुताबिक घर के मालिक ने लड़के को पकड़ लिया और मुबैना तौर पर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुताल्लिक़ एक फ़ोटो भी आई जिसमें लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी दुनिया भर की अहम खबरें जो हमने पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाई। पॉडकास्ट न्यूज़ इसकी दुनिया में हमने नया कदम उठाया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। कमेंट्स करके आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। अब आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।